हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड के यूट्यूब पे फ्री कोर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग जॉन डेवी के कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी है, कहीं कहीं पे इसके बारे में बात की जाती है, किसी किसी आप वीडियो या बुक में देखेंगे, कहीं कहीं पे ये नहीं मिलता। लेकिन अगर लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखें तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जॉन डेवी की कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी से होकर के आ रहे हैं। हालांकि सीटेट की बात करें तो उसमें ये जॉन डेवी की थ्योरी को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ यूजीसी नेट में आपको थोड़ी सी ही चीज़ें जाननी है, जिससे आपके लगभग क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा होगा, लेकिन कम से कम समय में हम लोग जो जॉन डेवी की थ्योरी है उसकी थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेंगे। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो A to Z लेक्चर्स का कोर्स है पूरा, वो हमारी वेबसाइट और ऐप पे अवेलेबल है। डेमो लेने के लिए ज़रूर से इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और इसके अलावा फ्री डेमो भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा पेपर 1 के अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो भाई ये लगाना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको एक्चुअली गाइड करते हैं कि भाई कितना अच्छा आपका एग्जाम होगा या कितना अच्छा आप एग्जाम के पैटर्न को समझ पाएंगे। तो ईयर वाइज जितने भी पेपर हुए हैं अब तक, वो सब आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी स्क्रीन पे प्रैक्टिस करके लगा सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन वाइज भी अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस भी आप अपनी स्क्रीन पे लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे फ्री डेमो भी अवेलेबल है। फ्री डेमो के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर से कांटेक्ट करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फ्री डेमो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और करंटली एक बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है, जहां पे आपको केवल 449 रुपीज में ये जो मॉक टेस्ट की सीरीज है वो लगाने को मिल रही है। तो अगर आप रिसेंटली इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस ऑफर का फायदा जरूर से उठाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। कोऑपरेटिव का मतलब भी आप समझ रहे होंगे क्या है, जहां पे ऑपरेशन हो, यानी कि कोई काम हो और वो को में हो। को का मतलब होता है हिंदी में सह, सह का मतलब होता है साथ। यानी कि जब आप कोई काम करते हैं, कोई टास्क करते हैं, मिल करके कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, और उसमें आप दूसरों के साथ इस काम को करते हैं, एक टीम बना करके आप कह सकते हो, टीम वर्क आप करते हैं, लोगों से बातचीत करना, उनके साथ जब आप मिलजुल के काम करना सीखते हैं, और उसी के साथ साथ जब आपकी लर्निंग भी होती है क्लासरूम के अंदर, तो इसको हम कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी कहते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग का सुझाव सबसे पहले जॉन डेवी ने दिया, और जॉन डेवी ने बोला कि भाई जो ये कोऑपरेटिव लर्निंग है, ये क्या है, यूज ऑफ स्मॉल ग्रुप्स थ्रू विच स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू मैक्सिमाइज देयर ओन एंड ईच अदर्स लर्निंग। तो यहाँ जॉन डेवी क्या कहते हैं कि भाई जो हमारी ट्रेडिशनल पढ़ाई होती है उसमें एक बच्चा बैठा रहता है, और उसके ऊपर हम एक तरीके से ये फोर्स करते हैं उसको कि भाई आपको अकेले बैठ के पढ़ाई करनी है। लेकिन इसके उलट जॉन डेवी कहते हैं कि भाई कोऑपरेटिव लर्निंग से फायदा ये है कि हम मिलजुल करके जब पढ़ाई करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको चुप करके एक जगह बैठना है, जब हम मिल करके पढ़ाई करते हैं तो उससे हमारी तो लर्निंग अच्छी होती है, हमारे साथ जो लोग हैं उनकी भी लर्निंग अच्छी होती है, और आपस में हम एक दूसरे की लर्निंग को अच्छा करते हैं, है ना। तो आपने एक और टर्म सुना होगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग बोले आप या कोऑपरेटिव लर्निंग बोले, ये रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। इन दोनों का ही मतलब है कि जब कुछ विद्यार्थी साथ में मिल करके कोई काम करते हैं, कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट, कोई उनको प्रॉब्लम दे दी जाती है, मिल के वो सोल्यूशन निकालते हैं, तो इस प्रकार की लर्निंग को हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। यानी मिलजुल के किसी पढ़ाई को करना या किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना, है ना। तो विच एम्फेसाइजेस दैट लर्निंग अकर्स एज एन इफेक्ट ऑफ कम्युनिटी। तो ये किस सिद्धांत पे आधारित है, ये हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग जो है, कि सोशली, यानी जब हम एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लोगों से बिलोंग करते हैं, एक समाज में रहते हैं, तो हमारे पास सीखने की एक पॉजिटिव मोटिवेशन होती है। लोगों के साथ ही साथ जैसे हमारा समाज होता है वैसे ही बन जाते हैं ना। अगर आप हो सकता है हमारी पढ़ाई जो है स्कूलों में बड़े ही अलग तरीके से ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड से हुई हो, लेकिन आप पाएंगे कि हमने चारों ओर अपने समाज में जो हम रहे हैं तो हम वैसे ही प्रोडक्ट बन गए।
तो अगर लर्निंग में भी हम ये जो सामाजिक तत्व है, ये जो कम्युनिटी का भाव है, जो मिलजुल के काम करने का भाव अगर ले आते हैं तो हमारी लर्निंग और अच्छी हो जाती है। इनफैक्ट जो हमारी आगे हम टीचर एंड लर्नर सेंटर्ड में जो लर्नर सेंटर्ड मेथड्स पढ़ेंगे उसके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी भी आती है ना, क्योंकि ये एक तरीके से लर्नर सेंटर्ड है और लर्नर जब लोगों से कनेक्ट करता है, लोगों के साथ मिलजुल के काम करता है, तो उसकी लर्निंग ज्यादा अच्छे से हो पाती है। आई होप आप समझ गए, शॉर्ट सी डेफिनेशन है और इससे ज्यादा जो है उस पर क्वेश्चंस नहीं बनते। अभी हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लेटेस्ट वाले आए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं की एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी के प्रमुख तत्व क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी में होती हैं। अब इन पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि काफी बार ये देखा गया है लेटेस्ट क्वेश्चंस में कि इन पॉइंट्स से क्वेश्चंस बन करके आए हैं, है ना। तो जनरली हम लोग ये एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ते हैं, बट क्योंकि मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता रहता हूं और मैंने ये पाया कि जो नए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसके अंदर ये की एलिमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है? हमने कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ा है। तो इंटर का क्या मतलब है? जैसे मैंने वहां पे बताया था, इंटर का मतलब है बाहर, दूसरों के साथ। तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है? कि जब हमारी एक निर्भरता दूसरों पे बन जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो निर्भरता तो एक बुरी चीज होती है, हमें तो स्वतंत्र होना चाहिए या किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे जब लर्निंग की बात आ जाती है तो वहां दूसरों के ऊपर निर्भर रहना या दूसरों के साथ मिल करके किसी एक टीम में बंद करके काम करना, ये नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक बात है। इसीलिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यानी कि पॉजिटिव टाइप की निर्भरता किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर। तभी तो टीम बनेगी ना, तभी तो मिलजुल के काम कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही या एक जिम्मेदारी होना, है ना, कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, तो कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोई काम सही होता है या गलत होता है। तो जब हम टीम में काम करते हैं और उस टीम में हर एक स्टूडेंट का अपना अलग अलग टास्क होता है, तो उससे एक अकाउंटेबिलिटी आती है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है। पूरी टीम की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उस टीम के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि एक एक लोग हैं, एक एक स्टूडेंट हैं, उनकी भी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या अकाउंटेबिलिटी होती है। इससे एक जिम्मेदारी की भावना आती है अंदर। उसके बाद है इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स। इंटरपर्सनल का मतलब आपको मालूम है, दूसरों से बात करने की कला, तो ये डेवलप होती है यहाँ पे। और स्मॉल ग्रुप स्किल डेवलप होती है, एक छोटे से समूह को मैनेज करने की जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो भी यहाँ पे मैनेज होती हैं, आप सीख पाते हैं, स्किल डेवलप कर पाते हैं। अगर कोई बच्चा है, वो बचपन से उसको सिखाया गया है कि अकेले बैठ के पढ़ो, वो एग्जाम भी देता है। हमारे स्कूलों में होता था ना कि जो पढ़ाकू बच्चे होते तो एग्जाम देते थे तो वो एक हाथ से या दूसरे शीट से उसको छुपा लेते थे कि नहीं, दूसरे को नहीं दिखाना है और खुद ही करना है। तो अगर ऐसी शिक्षा होती है तो वहां पे इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं डेवलप हो पाती या ग्रुप को लीड करने की स्किल्स नहीं डेवलप हो पाती। और ऐसा जो बच्चा होता है पढ़ाकू टाइप का, वो बड़े होते होते भोंदू सा हो जाता है, जिसको नर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, कि उसको बड़ा सा चश्मा लगा है, दूसरों से वो बातचीत नहीं करता है, अपना ही बैठा रहता है, किताबों में घुसा रहता है। तो उसका मतलब कि उसकी इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो रही हैं। लेकिन जो बच्चे ज्यादातर जिनको पाश्चात्य शिक्षा मिलती है, पश्चिम के देशों में शिक्षा अगर मिली होती है, तो बड़े होते होते वो समझदार भी होते हैं और आउटस्पोकन भी हो जाते हैं, दोनों हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप हो रही होती हैं, है ना, और ग्रुप को लीड करने की भी स्किल्स उनकी अच्छी हो जाती हैं। फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरैक्ट करने की भी स्किल्स डेवलप होती हैं। और ग्रुप प्रोसेसिंग, एक समूह में रह के कैसे काम करना होता है, एक ओवरऑल ग्रुप को कैसे चलना होता है, इसकी भी समझ डेवलप होती है। जनरली आप देखते हैं कि जिन लोगों की शिक्षा जो है वो अकेले बैठ की हुई है, वो ग्रुप में काम नहीं कर पाते, टीम में काम नहीं कर पाते। कोई किसी की बात नहीं समझता है, कोई किसी की बात नहीं समझता है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। तो अगर ऐसा करना है कि लोगों में आपस में लड़ाई ना हो, तो उनकी जो शिक्षा है वो ग्रुप में होनी चाहिए। उनको अलग अलग टास्क हम
असाइन कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, है ना। तो इससे जो है मिलजुल के काम करने की भावना अंदर आती है। तो आई होप ये समझ में आ गए होंगे की एलिमेंट बहुत ईजी है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। तो ये जून का ही हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो यहीं पे पूछ रहा है, यहाँ पे जो की एलिमेंट्स हमने पढ़े उसी में से क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो की एलिमेंट्स हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के। तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही एक व्यक्ति विशेष की, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस दूसरों पर निर्भरता होना लेकिन सकारात्मक रूप से, प्रमोटिव इंटरैक्शन यानी कि एक दूसरे से मिलना जुलना, इंटरैक्शन होना, सोशल स्किल डेवलप होना एंड ग्रुप प्रोसेसिंग होना। तो मेरे हिसाब से सारी ही चीजें हैं जो की एलिमेंट है, तो मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ओके, अगेन देखो फिर से वही बात है, कौन से की एलिमेंट्स है, देखो कितनी बार जो है की एलिमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं और वो भी एक ही बार के पेपर से नहीं है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है हमारा जून के पेपर का, जबकि अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है मार्च के पेपर का। अब ये जो एनालिसिस है भाई ये आपको और किसी चैनल पे तो नहीं मिल सकती है, इम्पॉसिबल सी बात है। बट क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस देखता रहता हूँ और उनको अलग अलग सेग्रीगेट करता रहता हूँ, तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो मेरे नज़र में आ जाते हैं और जिनसे आपको भी फायदा हो जाता है। तो अगेन यही चीज यहाँ पूछ रहा है कि कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे की एलिमेंट्स हैं। पहला कह रहा है ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ हाई एवरेज लो अचीवर्स आर हेट्रोजेनस। तो कह रहा है एक ग्रुप में कई प्रकार के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े अचीवर भी हैं, बहुत छोटे अचीवर्स भी हैं, और एक हेट्रोजेनस लोगों को मिलके बनता है। हेट्रोजेनस मतलब जो अलग अलग ऐसे ही लेवल के लोग होते हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव होते हैं। पैसिव का मतलब कि वो एक्टिवली काम नहीं करते, बस बैठे रहते हैं और कोई उनको लेक्चर देता रहता है। स्टूडेंट्स वर्क इन अ ग्रुप टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल्स। स्टूडेंट्स ग्रुप में काम करते हैं ताकि जो उनको एकेडमिक कंटेंट या पढ़ाई की सामग्री दी गई है उसकी वो मास्टरी कर पाए, उस पर महारत हासिल कर पाए। रिवॉर्ड सिस्टम इज इंडिविजुअली ओरिएंटेड। तो यहाँ पे रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो जो रिवॉर्ड है वो हर एक व्यक्ति को अलग अलग दिया जाता है, यानी कि इंडिविजुअली ओरिएंटेड होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। स्टूडेंट रिसीव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओनली फ्रॉम टीचर्स। और स्टूडेंट्स को जो जानकारी मिलती है वो केवल और केवल टीचरों से ही ये जानकारी मिलती है ना। तो बहुत इजी है कि क्या होगा कोऑपरेटिव में, जो भी चीजें ग्रुप से संबंधित हैं और नेगेटिव नहीं है, क्योंकि कोलैबोरेटिव लर्निंग की कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, तो कोई भी चीज आपको नेगेटिव लिखती है तो वो हट जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आर मोस्टली पैसिव, तो पैसिव नहीं होते भाई, एक्टिव होते हैं, तो बी तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा। उसके बाद है रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो हर व्यक्ति को मिलता है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से डी भी नहीं होना चाहिए, है ना। और स्टूडेंट्स को जो इंफॉर्मेशन है वो केवल टीचर्स से मिलती है, ये भी बात गलत है ना जी। क्यों गलत है? क्योंकि स्टूडेंट्स आपस में टीम बनाते हैं तो वो एक दूसरे से सीखते हैं, यही कोलैबोरेटिव टीचिंग का उद्देश्य है, एक दूसरे से सीखना, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास केवल ए और सी बच गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट एन एलिमेंट दैट डिफाइंस ट्रू कोऑपरेटिव लर्निंग। अगेन तीसरा क्वेश्चन भी जो है की एलिमेंट के ऊपर है। तो आप देख पा रहे हो कि एक सर्टेन पैटर्न है जो कभी कभी यूजीसी फॉलो करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दावे से कि अगली बार भी देखो भाई यही की एलिमेंट ही आ जाएगा और आपके पेपर में ये, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम बस जो पास्ट में हुआ है उसके पैटर्न को देख करके एक प्रोबेबिलिटी या संभावना के रूप में बोल सकते हैं कि देखो भाई ये चीज कितनी ज्यादा पूछी जा रही है, तो तैयार रहें इसके लिए, हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए, है ना। देखो भाई हमने पास्ट के पेपर्स को इतना देखा है, उसकी इतनी एनालिसिस करी है, फिर भी हम संभावना के रूप में आपको बता रहे हैं कि भाई ये चीज चांसेस है कि आ जाएगी। लेकिन आपको कहीं कहीं पे सुनने को मिलता होगा कि आएगा ये 100%, है ना, जबकि कोई एनालिसिस नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे, केवल जो भी मन से बने हुए एमसीक्यूज हैं इजी से वो कराए जा रहे हैं। फिर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसे क्लेम जरूर सुनने को मिलते होंगे। तो आपसे एक अपील है कि भाई थोड़ा सा समझदार बनो, क्योंकि 100% कोई भी चीज भविष्य में नहीं होती, हर चीज को हम प्रोबेबिलिटी में मापते हैं
और वो प्रोबेबिलिटी हम ज्यादा से ज्यादा तब निकाल सकते हैं जब पास्ट के पैटर्न को हम अच्छे से देखें, परखें और उसकी एनालिसिस करें, है ना। तो इस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस प्रकार के क्वेश्चंस, अगर आपके पेपर में कोलैबोरेटिव लर्निंग आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आने की संभावना काफी ज्यादा है। तो मैं हमेशा संभावना के रूप में ही बात करता हूं, क्योंकि डेफिनेटली तो हमें नहीं पता कि फ्यूचर में होने क्या वाला है। हो सकता है यूजीसी नेट ही बंद हो जाए, वैसे डर मत जाना, बंद नहीं होगा, बट मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर का ऐसा कोई डेफिनेट भरोसा तो होता नहीं है। तो मैं संभावना में सेफ फील करता हूं इसको बताना। ओके, तो क्या क्या चीजें हैं जो एलिमेंट जो है वो नहीं है, नॉट एन एलिमेंट? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, कंपटीशन होना, ग्रुप प्रोसेसिंग होना, या कोलैबोरेटिव एंड सोशल स्किल्स होना। तो जैसे कि आपको पता है कंपटीशन जो है वो तब होती है जब एक एक बच्चा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई एग्जाम में लिख रहा है और वो दूसरों से छुपा के लिख रहा है, इसका मतलब कि कंपटीशन में है कि दूसरा मेरे से आगे ना निकल जाए और एक प्रतिस्पर्धा की भावना को अंदर डाला जा रहा है। जबकि ग्रुप में क्या होता है कि सब मिलजुल के काम करते हैं, परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट आता है वो सबका एक ही आता है ना, सब लोग मिलजुल के ही एक रिजल्ट को अचीव करते हैं। तो कंपटीशन मेरे हिसाब से ये नेगेटिव है, जो कि यहां पे नहीं होना चाहिए। ओके, है ना। तो नॉट एन एलिमेंट, आई थिंक कंपटीशन होगा, मैं इसको देख लेता हूं, यहाँ पे 1 है बट आई थिंक यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस इतना ही था। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसी तरीके से लगाने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के आप अलग लगा सकते हैं, रिसर्च के आप अलग लगा सकते हैं। हर पेपर, जैसे अभी जून के जितने शिफ्ट हुए वो आप अलग से पूरे के पूरे पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे पहले के इनफैक्ट दिसंबर 2018 तक के पेपर्स को आप लगा सकते हैं। इसका फ्री डेमो लेने के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप जरूर से करें, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड A to Z अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी अवेलेबल है और ज़रूर से उसको भी एक्सेस आप कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।